तो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी संविधान के विषय में कि अमेरिकी संविधान की विशेषताएं क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है और कैसे वो संविधान वजूद में आया। इससे पहले कि अमेरिकी संविधान के विषय में हम जाने, उसके इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालते हैं और उसकी भौगोलिक स्थिति, विश्व राजनीति में उसकी स्थिति क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अमेरिका, आप जानते हैं कि दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है शीत युद्धोत्तर काल में। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, तो दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही रह गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र है और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमेरिका अपेक्षाकृत एक नया देश है। 1492 में जब कोलंबस ने इसकी खोज की, 15वीं शताब्दी के अंत में, तब जाकर दुनिया के लोगों को इस भूभाग के विषय में पता चला और यूरोपियन लोग सबसे ज्यादा आकृष्ट हुए अमेरिका की धरती के प्रति। वहां के प्राकृतिक संसाधनों ने उनको लुभाया और आर्थिक समृद्धि की चाह से यूरोप के बहुत सारे देशों के लोग अमेरिका जाकर बसने लगे, खासतौर से 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपियन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और वहां के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियंस कहते हैं, वो बहुत ही कम संख्या में थे। तो यूरोप के लोग जब अमेरिका में गए और उनमें भी ज्यादातर संख्या अंग्रेजों की थी और ब्रिटेन एक पुरानी महाशक्ति रहा है, तो वहां के लोग जब अमेरिका में गए तो ब्रिटिश लोग, जैसा कि स्वभाव से व्यवस्था प्रिय होते हैं, उन्होंने अमेरिका में भी एक सिस्टम के तहत अपना जीवन शुरू किया और उस सिस्टम को अपनाते हुए, उस व्यवस्था को अपनाते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उपनिवेश की स्थापना के लिए परमिशन ली। कहां पर उपनिवेश की स्थापना? अमेरिका जैसे नए भूभाग में उपनिवेश की स्थापना के लिए परमिशन उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली। 13 उपनिवेश स्थापित हुए अमेरिका की भूमि पर और वो लंबे समय तक ब्रिटेन की अधीनता में रहे। उस समय तक ब्रिटेन दुनिया की महाशक्तियों में शुमार था और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों पर ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अब अमेरिका में भी उसका उपनिवेश स्थापित हो गया। ये उपनिवेश अपना जीवन सामान्य तौर पर जी रहे थे। अपने साथ साथ जिन देशों से ये आए थे, वहां के कल्चर को भी ये लाए थे साथ में। इसलिए अमेरिका का जो कल्चर विकसित हुआ वो एक हाइब्रिड कल्चर था, मिश्रित संस्कृति हम जिसको कहते हैं, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों से आयातित संस्कृतियां शामिल हैं। अगर डेमोग्राफी की दृष्टि से देखें तो अमेरिका में ज्यादातर 75% लोग व्हाइट नस्ल के हैं, गोरे लोग हैं, लेकिन काले लोगों की भी मेजॉरिटी है, अश्वेत लोगों की भी एक अच्छी खासी संख्या है। मेजॉरिटी तो नहीं कहेंगे हम, मेजॉरिटी तो गोरे लोगों की है, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या में वहां पर अश्वेत लोग भी निवास करते हैं। और ये अश्वेत कौन है? जिन्हें यूरोपियन लोगों ने ही कृषि कार्यों के पर्पस से अमेरिका में दास बनाकर लाए थे। इनके द्वारा श्रम किया जाता था
बाद में जैसे जैसे अमेरिकी संविधान का विकास हुआ, वैसे वैसे दास व्यवस्था को, उसका उन्मूलन करने का प्रयास किया गया और अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दास प्रथा खत्म कर दी गई। लेकिन ये काले लोग अब भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और कई बार आप सुनते हैं कि प्रजातिगत भेद के मुद्दे अब भी यदाकदा प्रकट हो जाते हैं, कि काले लोगों के प्रति अमेरिका में पुलिस के द्वारा या उच्चाधिकारियों के द्वारा भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये जो ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक समय के साथ साथ इन उपनिवेशों में अपने देश से पृथक, जिन देशों से वो आए थे, जो उनके मातृ देश थे, उन देशों से अलग एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। जिस भूमि पर वो रह रहे थे, यानी अमेरिका के प्रति, अमेरिकी भूमि के प्रति और वहां रहने वाले लोगों के प्रति उनके मन में एक अलग सा लगाव अनुभव हुआ। और समय के साथ साथ उन्होंने ये अनुभव किया कि क्यों ना उनकी अपनी एक स्वतंत्र सरकार स्थापित हो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुक्त रहते हुए कार्य करे। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि अन्य उपनिवेशों की जनता के साथ उसके द्वारा बर्ताव किया जा रहा था, कि बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो उन देशों की जनता के हितों के अगेंस्ट थे, खास तौर से आर्थिक हितों के विरुद्ध थे। जैसे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना लोगों पर, ऐसी नीतियां बनाना जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो लाभ होता था, लेकिन उपनिवेशों की जनता को कोई खास लाभ नहीं होता था। तो इन नीतियों के विरुद्ध धीरे धीरे अमेरिकी उपनिवेशों में भी एक असंतोष का भाव पनपा और उन्होंने आपस में अपने आप को संगठित किया ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए। और एक समय ऐसा आया जब ये 13 उपनिवेश संगठित होकर 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका किससे स्वतंत्र हुआ? ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्र हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के परमिशन से वहां उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। अब बड़ी दिलचस्प बात है और आश्चर्यजनक बात भी है कि उस अमेरिका में जहां पर रहने वाले लोगों में ज्यादातर ब्रिटिश लोग थे, ज्यादातर यूरोपीय लोग थे, वो अपनी ही मातृ देश की सरकार के प्रति विद्रोही हो गए एक नया अमेरिका बसाने के लिए, अमेरिका के रूप में एक नए देश के डेवलपमेंट के लिए, नए देश की स्थापना के लिए। तो स्वतंत्रता की जो घोषणा इनके द्वारा की गई, किसके द्वारा? अमेरिका के उपनिवेशों के द्वारा, जिनकी संख्या उस समय 13 थी। उस घोषणा में क्या घोषित किया इन उपनिवेशों ने मिलकर? कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं और उनके पिता ने, उनके सृष्टा ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का अधिकार भी है। इन अधिकारों की रक्षा हेतु ही मनुष्यों में सरकारों की स्थापना होती है और उन्हें शासन करने का अधिकार भी जनता की अनुमति से ही प्राप्त होता है। ये भी कहा गया कि जब कभी कोई शासन इन उद्देश्यों के लिए घातक बन जाए, तब लोगों को अधिकार होता है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दें और ऐसे नवीन शासन की स्थापना करें जिससे उनकी अपनी सुरक्षा और सुख समृद्धि स्थायी रहने की सबसे अधिक आशा हो। यानी इस घोषणा के माध्यम से अमेरिकी उपनिवेशों ने
ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनकी स्वतंत्रता और सुख के लिए उचित नहीं रह गई है, लिहाजा हम उसके आदेशों को खारिज करते हैं, उसकी सत्ता को अमान्य करते हैं और अपनी एक नई सत्ता की स्थापना करते हैं, जो अमेरिकन लोगों की सत्ता होगी, ताकि अमेरिका समृद्ध हो सके, सुखी हो सके और एक आदर्श प्रजातंत्र के रूप में विकसित हो सके। तो इस घोषणा के आधार पर अमेरिकी संविधान के निर्माण के लिए 13 उपनिवेश अग्रसर हुए और अमेरिका का संविधान बनाने के लिए फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया 1887 में। संविधान बनने से पहले यानी 1776 से लेकर 1887 तक ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच काफी वाद विवाद, बहस, संघर्ष चलता रहा और अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इन उपनिवेशों की संधि हुई 1781 में और उस संधि के तहत जो ब्रिटिश सम्राट थे उस वक्त, जॉर्ज थर्ड, उनके द्वारा अमेरिकी लोगों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। तो अमेरिकी लोगों ने खुद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में कर दी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उसे थोड़ी बाद में मिली और यही वजह है कि संविधान निर्माण 1887 तक ही हो पाया। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन बुलाया गया। फिलाडेल्फिया एक शहर है, जगह है अमेरिका में। वहां पर संविधान बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन के द्वारा सोच विचार कर अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया। तो इस लिहाज से अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, उसका निर्माण नहीं हुआ। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ जब किसी देश के लोगों ने मिलकर सोच विचार कर एक सम्मेलन के माध्यम से, एक सभा के माध्यम से अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया। तो अमेरिका का संविधान जिन परिस्थितियों में वजूद में आया वो दुनिया का प्रथम लिखित संविधान बन गया और उसके बाद उसका अनुसरण करते हुए दुनिया के विभिन्न देशों में लिखित संविधानों की परंपरा शुरू हुई। जितने भी नव स्वाधीन राष्ट्र थे जो धीरे धीरे ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए, उन सब ने अपने यहाँ संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से करना सुनिश्चित किया। भारत का संविधान भी एक निर्मित संविधान है जो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो दूसरी विशेषता हम अमेरिकी संविधान की ये देखते हैं कि अमेरिका का संविधान न केवल लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है, सबसे संक्षिप्त संविधान है। कैसे कि इस संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं और 4000 शब्दों से युक्त है ये संविधान। बहुत ही छोटा संविधान है जिसे कुछ पृष्ठों के अंदर समेटा गया है और छोटा होने के कारण इस संविधान में केवल मूल बातों का ही उल्लेख किया गया है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं। इवन मौलिक अधिकार जैसा विषय भी मूल रूप से अमेरिकी संविधान में सम्मिलित नहीं था। संविधान के जो प्रथम 10 संशोधन हुए, उन संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकार शामिल किए गए। और भी बहुत से विषय छोड़ दिए गए हैं और छोटा होने के कारण बहुत सारे संवैधानिक विवादों को भी जन्म मिला है
कि किसका क्या अधिकार होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट विस्तृत विवरण इस संविधान में नहीं है। हालांकि संक्षिप्त होने के कारण और नाना विवादों के जन्म लेने के कारण न्यायपालिका का महत्व वहां बढ़ा है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसलिए न्यायपालिका ने जिस तरह से अपने विवेक के आधार पर या तथ्यों के आधार पर निर्णय दिए हैं विभिन्न मामलों में, वो निर्णय नजीर बने हैं, कानूनों के रूप में उनको मान्यता मिली है और न्यायपालिका के महत्व में वृद्धि हुई है। संक्षिप्त संविधान होने का ये रिजल्ट है, ये परिणाम। तीसरी विशेषता जो अमेरिकी संविधान में हमें देखने को मिलती है वो है संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संविधान पढ़ते समय आपने देखा कि वहां संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। यानी देश में कौन सर्वोच्च है, किसके द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च माने जाते हैं वहां पर। लेकिन अमेरिकी संविधान अमेरिका में विधायिका की नहीं, कार्यपालिका की नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है। इसका मतलब यह है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और उसके अधीन रहकर जितने भी कानून चाहे विधायिका द्वारा बनाए गए हों या कार्यपालिका के आदेश के रूप में जारी हुए हों या फिर अमेरिकी प्राधिकार के अंतर्गत दूसरे देशों के साथ जो संधियां की गई हैं, वो देश के सर्वोच्च कानून होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो सब किसके अधीन हैं? संविधान के अधीन है। संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो या प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो। सभी जो कार्य करते हैं वो संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही करते हैं, वो उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। यहां तक कि अमेरिका में जो राज्य हैं, उन राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है। दोहरा संविधान है वहां पर, एक राष्ट्रीय संविधान जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं और दूसरे हर प्रांत का अपना अपना संविधान जो प्रांतीय सरकार के द्वारा स्वीकृत होता है। प्रांतीय सरकारों का संचालन उस संविधान के अनुसार होता है, लेकिन उस संविधान के साथ भी कंडीशन ये है कि वो संविधान राष्ट्रीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यानी अगर राष्ट्रीय संविधान में अमेरिका में गणतंत्रीय शासन की स्थापना की गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राज्य अपना संविधान बनाते समय अपने यहां गणतंत्र के अलावा किसी और प्रजातंत्र की स्थापना कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना कर ले, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर ले। ऐसा नहीं होगा। यानी सब किसके अधीन है? राष्ट्रीय संविधान के अधीन है। सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रीय संविधान सर्वोच्च है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन, राज्य सरकारें, उनके पदाधिकारी और आम नागरिक सभी संविधान के अधीन है। अगली विशेषता अमेरिकी संविधान की हम ये देखते हैं, वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। डी टॉकविले ने जैसा कि कहा कि अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्र की स्थापना करता है। यानी अमेरिकी संविधान के द्वारा
एक लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना की गई है और लोकतंत्र में जनता की सत्ता, उसकी संप्रभुता सर्वोच्च होती है। अंतिम शासन का अधिकार किसके हाथों में होता है? जनता के हाथों में होता है। जनता चाहे तो उस सत्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर सकती है, यानी खुद कानून बनाने में, कानून को लागू करने में भागीदारी निभा सकती है, या फिर वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस सत्ता का प्रयोग कर सकती है, जिन जनप्रतिनिधियों को वो एक निश्चित अंतराल पर अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करते हुए चुनती है। यानी जनता संप्रभु है। जनतंत्र की भावना के अनुसार अमेरिका में भी। हालांकि अमेरिका में जो प्रजातंत्र है वो प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र है, यानी जनता डायरेक्ट अपनी सत्ता का प्रयोग ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका प्रयोग करती है। और जनता की इस सत्ता को महत्वपूर्ण बताते हुए संविधान की प्रस्तावना में भी ये कहा गया है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि हम अमेरिका के लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते। यानी इस संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? अमेरिकी लोगों के द्वारा अपनाया गया। यानी अमेरिकी लोगों की सत्ता मायने रखती है, वही अंतिम सत्ता है। सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथों में है। भारत के संविधान में भी इसी तर्ज पर प्रस्तावना में इसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अमेरिका का संविधान जो पहला लिखित और निर्मित संविधान है, उसमें जनता की सत्ता को मान्यता दी गई है और संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है उससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट होती है कि अमेरिकी संविधान में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित है। जनता इस सत्ता का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं वहां भी जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन है, जैसे लोक निर्णय आरंभक, इनके विषय में आप आगे चलकर पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान में व्यापक रूप में इनकी चर्चा की गई है। लेकिन अमेरिका में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को कुछ राज्यों में अपनाया गया है, लेकिन आमतौर पर, सामान्य तौर पर जो अमेरिकी संविधान है वो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना करता। इसके साथ साथ अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन आसानी से ना किया जा सके। लचीला संविधान वो होता है जहां परिवर्तन करना बहुत आसान होता है, यानी विधायिका अपने सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया के अनुसार ही संविधान में भी कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन कठोर संविधान में संशोधन आसान नहीं होता और संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना होता है। तो अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है क्योंकि वहां संशोधन की विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। और ये प्रक्रियाएं दो तरह की हैं।
एक तो संशोधन की पहल अमेरिकी कांग्रेस, जो राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका है, वहां की जो राष्ट्रीय विधायिका है उसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव अगर पारित करती है, और संशोधन प्रस्ताव पारित करने के बाद वहां के जो राज्य हैं, उन राज्यों में से 3/4 राज्यों के द्वारा जब स्वीकृति प्रदान की जाती है, तभी संविधान में संशोधन होता है। ये तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत कांग्रेस संशोधन की पहल करती है। दूसरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो राज्य हैं, उन राज्यों में 2/3 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके द्वारा भी अमेरिकी कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना की जा सकती है। यानी अगर 2/3 राज्यों की विधानसभाएं मिलकर कांग्रेस से प्रार्थना करें कि संविधान की इस धारा में संशोधन अपेक्षित है, कांग्रेस उनकी इस डिमांड को, इस प्रार्थना को मान लेती है, तो वो इसके लिए एक सम्मेलन बुलाती है, और उस सम्मेलन में 2/3 बहुमत से जब वो प्रस्ताव पास हो जाता है, तब संविधान में संशोधन संभव होता है। 2/3 बहुमत मिलना या 2/3 राज्यों की विधानसभाओं का संशोधन प्रस्ताव के लिए प्रार्थना करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए संशोधन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इतने लंबे समय के बाद भी अमेरिकी संविधान में बहुत कम संशोधन हो पाए हैं। भारत का संविधान बहुत बाद में बना अमेरिकी संविधान के, लेकिन भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हो गए हैं, लेकिन अमेरिकी संविधान में अब भी गिने चुने संशोधन ही हुए हैं। और जो संशोधन हुए भी हैं, वो ज्यादातर कांग्रेस की पहल पर हुए हैं, यानी पहली प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। केवल 21वां संशोधन ऐसा रहा है जो राज्यों की प्रार्थना पर सम्मेलन समिति के द्वारा किया गया। इस संशोधन के माध्यम से क्या तय किया गया कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा। ये संशोधन संविधान में किया गया। बाकी सारे संशोधन कांग्रेस की पहल पर संपन्न हुए। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है। इस वर्ष इलेक्शन होना है। नवंबर माह में जब निर्वाचक मंडल का चुनाव हो जाएगा, वो निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, और अंतिम रूप में 20 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा अपना पद ग्रहण किया जाएगा। तो ये व्यवस्था, कोई डेट निश्चित है? हाँ, 20 जनवरी को ही नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा। 21वें संशोधन के माध्यम से ये तय किया गया। आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम उसके इलेक्शन के बारे में, तो आप डिटेल में उसके विषय में जानेंगे। अगली विशेषता जो हम अमेरिकी संविधान की देखते हैं वो ये है कि अमेरिकी संविधान वहां गणतंत्र शासन की स्थापना करता है। लोकतंत्र के साथ साथ अमेरिका में गणतंत्र भी है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, जो राज्याध्यक्ष है, उसका चुनाव होता है, वो वंश परंपरा के आधार पर पद धारण नहीं करता। और जितने भी सार्वजनिक पद हैं वो आम जनता के लिए खुले होते हैं। यानी किसी कुलीन आधार पर, कुलीन तंत्रीय आधार पर सार्वजनिक पदों को नहीं भरा जाता, बल्कि निर्वाचन के आधार पर या योग्यता के आधार पर पद पूरित किए जाते हैं।
जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके लिए तो ये निहायत जरूरी होता है गणतंत्र में कि उसका निर्वाचन जनता के द्वारा हो। तो अमेरिकी राष्ट्र का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है। ब्रिटिश राज्याध्यक्ष के समान वो वंश परंपरा के आधार पर पद धारण नहीं करता। ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष कौन है? राजा है, जो अब भी वंश परंपरागत आधार पर अपने पद को धारण करता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। भले ही जनता प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन नहीं करती, जनता पहले एक निर्वाचक मंडल को चुनती है, फिर वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हालांकि व्यवहारता अब इसने प्रत्यक्ष रूप धारण कर लिया है, क्योंकि निर्वाचक मंडल में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है, ये तय हो जाता है कि उसी पार्टी का कैंडिडेट राष्ट्रपति पद पर चुना जाएगा, और जनता भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को देखते हुए ही निर्वाचक मंडल के लिए अपना वोट देती है। तो सैद्धांतिक रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, लेकिन व्यवहारता उसने प्रत्यक्ष रूप धारण कर लिया है। इसके साथ साथ अमेरिकी संविधान अमेरिका में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इस पर भी हम पृथक से चर्चा करेंगे विस्तार में। अभी केवल आप इतना जानिए कि अमेरिका दुनिया का पहला संघात्मक राज्य है, जिसका मतलब है कि दो समानांतर सरकारें वहां स्थापित हैं, एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरी हर प्रांत की अपनी अपनी सरकार है, और दोनों को शासन करने का अधिकार संविधान प्रदान करता है। संविधान के द्वारा उन्हें शक्तियां उन दोनों ही सरकारों को प्रदान की जाती हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कार्य करते हैं, और यदि कोई अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उन विवादों का निपटारा करता। तो संघात्मक व्यवस्था दुनिया में पहली बार अमेरिका में स्थापित हुई, और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश था, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा विविधता यहाँ पर पाई जाती है। आपने देखा कि दुनिया के विभिन्न देशों से लोग अमेरिका में जाकर बसे हैं, और अपने साथ साथ वो अपना कल्चर भी ले गए हैं। और हर कल्चर के लोगों की ये खासियत होती है कि वो अपनी पृथक पहचान दर्ज कराना चाहते हैं, वो शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत तो सारी विविधताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके तहत जो क्षेत्रीय विविधताएं थी, जो कल्चर्स थे, उनको प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत प्रतिनिधित्व दिया गया, और जो राष्ट्रीय सरकार थी या है, उसको संपूर्ण देश की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि की जिम्मेदारी दी गई। तो ये दो समानांतर सरकारें संघात्मक व्यवस्था में चलती रहती हैं, और ये एक नया इजाद था, नया आविष्कार था शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, जो अमेरिका के द्वारा किया गया, अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। बाद में उसका अनुसरण दुनिया के उन विशाल राज्यों के द्वारा किया गया, जहां पर जनसंख्या की विविधता बहुत ज्यादा थी, जहां भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, एक सरकार के अंतर्गत शासन करना संभव नहीं था, वहां पर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। भारत में भी
इसी का अनुसरण करते हुए संघात्मक व्यवस्था की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है। हालांकि भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में बहुत अंतर है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, यानी एकात्मकता के लक्षण उसमें ज्यादा है। राज्यों को कम पावर्स दिए गए हैं, जबकि अमेरिका में राज्य सरकारें भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, स्वायत्तता पूर्वक अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं अपने अपने क्षेत्र में। 13 उपनिवेश जो थे उन्होंने मिलकर एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना, ये भी अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है। यानी अमेरिका में जो लोकतंत्र स्थापित किया गया है वो ज्यादातर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है विभिन्न संस्थाओं के लिए, खासतौर से विधायिका के लिए, और विधायिका के वो सदस्य जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करते हुए, उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हुए, उसकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन कार्य करते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं, वहां न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना भी की गई है। एक तरफ तो संविधान सर्वोच्च है, सभी उसके अधीन हैं, लेकिन दूसरी तरफ संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को सौंपा गया है। इस दृष्टि से न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना वहां हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है न्यायपालिका को, जिसका मतलब ये होता है कि ये देखना न्यायपालिका का दायित्व है कि विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न पदाधिकारी संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विधायिका संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून बना रही है या नहीं, कार्यपालिका जो आदेश जारी कर रही है वो संविधान सम्मत है या नहीं, या अन्य कोई भी पदाधिकारी जो लोक सेवा से जुड़ा हुआ हो, क्या वो संविधान और उसके अधीन बनाए गए कानूनों के अनुसार अपना कार्य कर रहा है या मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। ये देखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की